ये मान लीजिए सर मेरे पास है 1,00,000 रुपए, अब मुझे इन्वेस्ट करें 2-3 सालों के लिए, इससे ज्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं है, तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वेल, आज आपको मैं वही बताऊंगा कि मैं एग्जैक्टली 1,00,000 रुपए का पोर्टफोलियो पर्सनली कहाँ स्प्लिट करूंगा, कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, चाहे कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई में क्यों ना बैठा हो, फॉर ओनली 2 to 3 years। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको पता है ना वीडियो स्टार्ट करने के पहले क्या है, गोयला तो देखो अपना ओपिनियन बता रहा है इस वीडियो में कि मैं यहाँ पैसे डालूंगा, एंड आई गिव माय रीजन आल्सो, बट यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ एंड रिसर्च योरसेल्फ। ठीक है, आओ। यार आज का टॉपिक ना सही में बड़ा मजेदार होने वाला है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं। और मैं अब ये मान रहा हूँ कि देखो जो मेरे पास 1,00,000 रुपए है ना, वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े और मैं उसमें एक हेल्दी रिटर्न चाह रहा हूँ 2-3 साल के लिए, ठीक है, जिसमें मैं ज्यादा रिस्क भी लेना चाह रहा बट अच्छा रिवॉर्ड भी चाह रहा हूँ, ठीक है, समथिंग अराउंड दैट। एंड उस 1,00,000 रुपए में मुझे कोई रिस्क प्लानिंग नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास सब रिस्क प्लान टैक्स प्लानिंग हो चुकी है। वो 1,00,000 रुपए अगर सिंपल मेरे हाथ में आए तो 2-3 साल के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जिसमें ज्यादा बार बार देखना ना पड़े और जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो फॉर अ गुड इन्वेस्टिंग डे गेन, सीइंग द करंट सिचुएशन, द गवर्नमेंट सिचुएशन, एवरी सिंगल थिंग, उन सब फैक्टर्स को मैं ले रहा हूं। ठीक है सर, आइए सबसे पहली चीज आती है मार्केट्स में एंट्री। अब हो सकता है आप ये वीडियो कभी आगे देख रहे हो या प्रेजेंट देख रहे हो, कभी भी हो सकता है आप देख रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि या तो जब आप वीडियो देख रहे हो मार्केट्स बहुत ज्यादा ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है एंड यू आर कंसीडरिंग यार ऑल टाइम हाई पे मार्केट्स में अभी घुसे नहीं घुसे, या पॉसिबिलिटी कि मार्केट्स एकदम ही नीचे गिरा हुआ है एंड यू माइट फील कि यार मार्केट्स अभी और गिर सकता है, अभी तो ये लंबा खींचेगा तो बाद में मैं एंटर करूंगा। तो पहले हम एंट्री का पॉइंट फिक्स करते हैं, ठीक है, और इसका जवाब कौन देगा? डेटा। अब जैसे आप डेटा देख सकते हो, अगर इस टेबल में आप 2008 की पीक में एंटर करते हैं तो आपके पास 9.26% रिटर्न आई रही होती। आप कभी भी पीक्स में एंटर करते तो सी योर रिटर्न 12%, 11%, 11%, 14%। अगर 2021 में एंटर करते तो 11% रिटर्न थी। अगर आप अगस्त 2021 में एंटर करते तो 8% रिटर्न थी। तो रिटर्न तो आपको मिल ही रही है। और ये मैंने वो पॉइंट्स लिए कि आप एकदम ही पीक, एकदम बेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइस में आपने इन्वेस्ट किया है उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर पीक में पैसे डाल भी दिए तो हाँ, आपकी एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं होने वाली, बट रिटर्न्स होंगी, एंड दैट टू एफडी से ऊपर होंगी, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स होंगी, उसमें कोई डाउट की बात नहीं। अब उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा और स्पेसिफिक जाते हैं। अब हम 2-3 साल की बात करें तो क्या हर 2 साल में मार्केट्स बढ़ रहा है, हर 1-2 साल में मार्केट्स बढ़ रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आइए सर, अब मैंने डेटा ले रखा है फ्रॉम 1999 टू 2021। 2021 कंप्लीटली इसमें नहीं है, बट you will get the idea। अब इसमें आप देखोगे 22 years बेसिकली ले रखे। अब 22 टाइम्स में से 17 टाइम्स निफ्टी हैज डन वेल। अगर मैं इसको और डिग इन करूं तो 8 टाइम्स तो निफ्टी ने 0 to 20% के बीच में रिटर्न दिया, फिर 5 टाइम्स निफ्टी ने 20 to 40% के बीच में रिटर्न दिया, एंड 4 टाइम्स निफ्टी ने 40% से ज्यादा ही रिटर्न दिया। जस्ट बाय लुकिंग बाय दिस, बाय सिंपल प्रोबेबिलिटी आपको दिख रहा है कि मार्केट्स की अगर प्राइस आपकी एकदम परफेक्ट नहीं हुई ना, रिटर्न तो आपको तभी भी मिल ही जाएगी। बट एक अंदर से होता ना कि यार मुझे बेस्ट प्राइस चाहिए, ये मार्केट चढ़ रहा है, गिर रहा है, आई गेट इट, वो होता है, पैसे डालना आसान नहीं होता। इस सिचुएशन में मैं क्या करता, ये पूरा 1,00,000 रुपए डालता किसी डेट फंड में, कोई शॉर्ट टर्म डेट फंड में डालता है, आर्बिट्राज फंड में या शॉर्ट टर्म डेट फंड में डालता। जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में मैं कहीं पैसे पार्क करता जहां पे मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता। कोई म्यूचुअल फंड नहीं लेता, डेट म्यूचुअल फंड जिसका सबसे लो एक्सपेंस रेशियो होता। 1,00,000 रुपए डेट फंड डाल दिया। अब उसमें से एक महीने मैं मार्केट्स में 20,000 रुपए एसआईपी करता, फिर उसके अगले महीने 20,000 रुपए और इन्वेस्ट करता, फिर अगले महीने 20,000 रुपए और इन्वेस्ट करता, अगले महीने 20,000 रुपए और इन्वेस्ट करता। करते करते मेरे पूरे 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट होते एंड स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट होते कि मैंने ऊपर भी खरीदा, नीचे भी खरीदा, ऊपर भी खरीदा, नीचे भी खरीदा, तो द वैल्यू आई वुड हैव गॉट वुड बी वेरी फेयर। तो एंट्री के पॉइंट क्लियर हो गई। अब जाते हैं सीधा इन्वेस्टमेंट पे। सबसे पहली और किसी भी पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, तो सबसे पहले मैं वहीं 1,00,000 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, जो है इंडेक्स। अब इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू इंडेक्स फंड्स या फिर इंडेक्स ETF, जो आपको ठीक लगे। इंडेक्स में इन्वेस्ट करना जरूरी क्यों है? बिकॉज ये ना आपके पूरे पोर्टफोलियो को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइन देता है, एक रिस्क अवर्स देता है कि आप मार्केट्स के साथ रहोगे, एंड 30% इज अ गुड क्वांटम। आइडियली अगर आप ज्यादा रिस्क अवर्स रहना चाहो और आप बोलोगे या गोला मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, तो सर एक काम करो, फिर 50 to 60% इन्वेस्ट योर मनी इन इंडेक्स। अदरवाइज फॉर मी 30% इज अ गुड रेशियो टू हैव। तो 30% आई वुड पार्क इन इंडेक्स ETF और इंडेक्स फंड्स। और यहाँ मैं स्क्रीन पे बता दिए कि अच्छे इंडेक्स ETF कौन है, अच्छे इंडेक्स फंड्स कौन है, जो एटलीस्ट मुझे डिसेंट लगते हैं। तो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ दिस, जो भी आप कंफर्टेबल। और अगर आपको लग रहा है ना कि इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स ETF क्या होता है, डिफरेंस क्या है, पूरी मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को प्लीज देख लेना, बिकॉज इंडेक्स में इन्वेस्ट करना इज वेरी वेरी क्रूशियल, सो प्लीज देख लेना। तो 30% पार्क डायरेक्टली इन इंडेक्स, चैप्टर ओवर। अब अपने हाथ में बचा 70%। अब इसको मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा स्पेसिफिक स्टॉक्स में। पहली कंपनी आती है
ब्रिटानिया। इस कंपनी के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, एंड फॉर मी दिस कंपनी इज एन एसेट टू एनी पोर्टफोलियो। एक थ्योरी जो हर बड़े इन्वेस्टर की है ना, जो सब ये बोलते हैं कि सर देखो अल्टीमेटली इन्वेस्ट इन अ गुड बिजनेस, उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसके आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, जिसको लोग यूज करते हैं, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है वो कंपनी चलेगी। वही बॉटम लाइन है, वही हम बहुत बार बोलते हैं, और इसको ना ब्रिटानिया कंप्लीटली फुलफिल करता है। ब्रिटानिया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है। ब्रिटानिया सुनते ही एक आदमी के दिमाग में एक हैप्पी मेमोरीज आती हैं। यू माइट रिमेंबर थिंग्स ऑफ चाइल्डहुड, या प्लेइंग विद चिल्ड्रन, या ईटिंग चॉकलेट्स, केक्स, बिस्किट्स, व्हाटएवर। यही ब्रिटानिया से ध्यान आता है। इसके बाद आप देखोगे इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। ब्रिटानिया बर्बन, इनके जिम जैम बिस्किट्स, ब्रिटानिया मारी बिस्किट, मिल्क बिकीज, आपका टाइगर बिस्किट, सुपर हिट प्रोडक्ट्स हैं। इनके कपकेक्स आते हैं, केक्स आते हैं, रस आते हैं। मतलब हर दुकान में अगर आप अपनी चाय वाली ड्रॉर में जहां बिस्किट रखते हैं वहां खोलोगे ना, बहुत सारे चांसेस हैं आपको ब्रिटानिया कोई ना कोई प्रोडक्ट वहां पे मिल ही जाएगा। ब्रेड मार्केट में बात करूं और ऑर्गेनाइज्ड ब्रेड मार्केट की बात करूं तो ब्रिटानिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स। सर 100 साल पुरानी कंपनी है, 9,000 करोड़ के ऊपर इनका टर्नओवर है। और आप एक बार ये देखिए, दे आर सो मच अहेड ऑफ द कंपटीशन दैट इट इज नॉट इवन अ जोक। द सेकंड लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर से ये कितना ज्यादा आगे है। उसके बाद एफएमसीजी की बात करते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज क्या चाहिए होती है? डीलर नेटवर्क। रूरल एरिया में आप देख रहे हो इनका डीलर नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है, जो आगे जाके इनको और बेनिफिट देगा। और अभी आप देखोगे ना, फॉर द पास्ट रिसेंट ईयर्स रूरल डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। अभी जब स्ट्रॉन्ग हो गए ना सर, तब फॉर मी ब्रिटानिया के रिजल्ट्स विल शो द एक्चुअल डिफरेंस। और कंपनी इनोवेशन पे भी फुल ऑन इनटू। आप देखोगे कुछ ना कुछ ब्रिटानिया के नए प्रोडक्ट्स आते ही रहते हैं। कभी नया क्रीम रोल आ जाता है, कभी कुछ नया कपकेक आ जाता है, कुछ ना कुछ नया ब्रिटानिया का आता ही रहता है। एंड अभी आप देखोगे तो जिम जैम पॉप्स, फिर इनकी चीज, फिर इनके गोलमाल बिस्किट्स। गोलमाल बिस्किट्स मैं ट्राई किया, देयर एक्चुअली नॉट बैड। आई एक्चुअली लाइक देम। आई वुड एक्चुअली वांट कि मैं उसको दोबारा एक बार खरीद लूं, जबकि मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं करती खरीदने के लिए, बट मैं खरीदना चाहूंगा। एंड सो दैट इज ब्रिटानिया फॉर यू, जहां की ब्रांड इमेज भी तगड़ी है, प्रोडक्ट में इनोवेशन भी हो रही है, सेल्स भी तगड़ी है। एंड लुक एट द कॉस्ट एफिशिएंसीज। ब्रिटानिया ने अपनी कॉस्ट एफिशिएंसीज कितनी विद टाइम बेटर कर लिया है। और इसलिए आप देखोगे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले सिंगल डिजिट्स में था, अब कंसिस्टेंट डबल डिजिट्स में आ गया है। ब्रिटानिया के फाइनेंशियल्स हैं दैट इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 12%, profit growth for the past 3 years is 13%, ROE is 66.6%, ROCE is 48.6%, and debt equity is only 0.98. अगर आप सोचो ना गोयला यार तुम कैसे स्टॉक्स डिसाइड कर लेते हो? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, हाउ डू यू डिसाइड? देखो यार, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, पीपल फेल सिस्टम्स डोंट। अगेन पीपल फेल सिस्टम्स डोंट। और मैं एक प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम से ही जाता हूं, और वो मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग फिल्टर में मेंटेन करता हूं टू चूज एनी ऑफ माय स्टॉक्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट ना, आई ओनली चूज बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और मुझे पड़ी नहीं रहती कि मैं छोटे मोटे स्टॉक्स के पीछे भाग जाऊं, अच्छा यार ये चढ़ गया, चल जाऊं, बिकॉज आई फॉलो अ सिस्टम। और सिस्टम के रिजल्ट्स क्लियरली मुझे दिखे हैं और हमारे पूरे स्टूडेंट बेस को दिखे हैं। इफ यू वांट टू नो द सिस्टम, इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर यू। लिंक ऑफ द मास्टर क्लास इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब सेकंड कंपनी ना बड़ी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस कंपनी के प्रोडक्ट में ना आपके गोयला का एक क्रश है। मेरा दिल है उस प्रोडक्ट में, जो मैं खरीदना चाहता हूं। मैं हर रोज सोचता हूं खरीदूंगा, बट वो ये इट डजंट मेक फाइनेंशियल सेंस टू मी। और फिर बनिया बुद्धि चल पड़ती है, तो फिर वो डिसीजन मैं बाइंग का ले ही नहीं पा रहा हूं। और वो जो प्रोडक्ट है वो है तो सेकंड कंपनी कौन सी है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी की सबसे यूनिक चीज, एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वाइड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दिस ऑटोमोबाइल कंपनी इज वन ऑफ द मोस्ट वेल डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनीज इन द वर्ल्ड, बिकॉज ये कंपनी से पैसेंजर व्हीकल्स में नहीं है, ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स में, ये कंपनी 3 व्हीलर्स में, ये महिंद्रा अर्थ मूवर्स बनाता है, बुलडोजर्स बनाता है, फार्म इक्विपमेंट बनाता है, ट्रैक्टर्स बनाता है। महिंद्रा हैज अ ह्यूज वास्ट ऑटोमोबाइल पोर्टफोलियो, जिनका एडवांटेज उनको मिलता भी है। कैसे? जब कोविड हुआ था, ज्यादातर ऑटोमोबाइल जो मेकर्स थे उनकी हार्ट टाइट हो गई थी। व्हाई? अर्बन एरियाज में सिचुएशन खराब थी, कोई गाड़ियां खरीद नहीं आता। बट फॉर महिंद्रा ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं आया कंपेयर टू अदर ऑटोमोबाइल मेकर्स, तो दे वर वेरी वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज कोविड का इतना मेजर इंपैक्ट रूरल इकोनॉमी में नहीं आया, तो उनके ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट वो तो बिक ही रहा था, विच इज अ मेजर एडवांटेज टू देम। एंड अगर आप महिंद्रा में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, यू आर नॉट ओनली इन्वेस्टिंग इन ऑटोमोबाइल, आप फाइनेंस में भी पैसा डाल रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी भी पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, एग्रीकल्चर में भी कर रहे हो, हॉस्पिटैलिटी में भी कर रहे हो, रियल एस्टेट में भी कर रहे हो। हाँ, ऑटोमोबाइल इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो प्राइमरी आपको वही रखना चाहिए व्हाइल डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। बट देखो कंपनी तगड़ी है। अब इसके बाद यू माइट थिंक यार गोयला कंपनी इतनी सारी चीजों में, ये अच्छी चीज थोड़ी है, कुछ एक स्पेसिफिक एडवांटेज होना चाहिए ना, ये क्या है कि सब कुछ एक हेड में कर रही है। ये कुछ लोगों का कंसर्न ना
इसमें कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है दैट आई कैन गिव, बिकॉज जैसे आईटीसी है, जैसे डिफरेंट बिजनेसेस, रिलायंस डिफरेंट बिजनेसेस और अच्छा कर रहे हैं। बट इफ यू सी टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स अलग अलग कर रहे हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक। सो ये एक आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेसेस डू यू प्रेफर, जो सब कुछ कर रहे हैं, जो कॉन्ग्लोमरेट है, या फिर जो एकदम नीश उसमें है। बट फॉर मी आगे जाके व्हेन दी सब्सिडरी बिजनेस ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा जब बहुत अच्छा कर जाएंगे ना, वेरी हाई चांसेस कि इनका एक अलग स्टॉक बन जाएगा। जैसे रिलायंस का जीएफएस अलग बन गया, बस रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में अभी भी आपको रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेलरी, वो सब उसी स्टॉक में आपको मिलता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में वी फोकस ऑन द मेन बिजनेस, यहाँ पे भी मेन बिजनेस फोकस होता है ऑटोमोबाइल। और बताओ मैं स्टॉक में इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ पर्सनली स्पीकिंग, बिकॉज मैनेजमेंट तगड़ी है यार। इनकी 75 ईयर ओल्ड ऑपरेशन है। दे हैव हैंडल्ड मोर देन 20 इंडस्ट्रीज अक्रॉस 10 सेक्टर्स विद सेवरल सब्सिडरीज किए हैं, जॉइंट वेंचर्स किए हैं, एक्विजिशंस किए हैं। और उनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? दैट इज आनंद महिंद्रा सर। नो डाउट इन हिज क्वालिटी, हाउ गुड ऑफ अ लीडर ही इज। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखोगे ना, महिंद्रा ने ना आफ्टर कोविड इनकी बड़ी सब्सिडरीज प्रॉफिट मेकिंग थी, उन सबको बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया, और सारा फोकस कर डाला ओनली प्रॉफिट मेकिंग सब्सिडरीज। ऐसे 2021 के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टार्टेड डूइंग रियली वेल। सो मैनेजमेंट देखो अच्छी है। अब आ जाते हैं ईवीज पे, क्योंकि आजकल इसकी बात हो रही है। ईवीज की बात करेंगे तो महिंद्रा 10,000 करोड़ अपनी ईवी प्रोडक्शन में डाल रहा है, नॉट डायरेक्टली, अपनी सब्सिडीज के थ्रू भी वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जहां पे इनका 2027 तक 8 न्यू ईवीज आ जाएंगी और 30 न्यू ओवरऑल लॉन्चेस आ जाएंगी। इनका कुछ आपको देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, नई गाड़ियां ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और जैसे महिंद्रा गाड़ियां लॉन्च करता है, और आप ये भी नोटिस करोगे महिंद्रा जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता है, हर इन्फ्लुएंसर आपको स्कॉर्पियो और थार और इन गाड़ियों को बेचने में लगा रहेगा। ऑटोमोबाइल इन्फ्लुएंसर्स तो कुछ तो मैं देखा स्पेसिफिकली महिंद्रा की गाड़ी में ही बोलते हैं। तो इट इज अ गुड पॉइंट फॉर अस इन्वेस्टर्स कि कंपनी नोज हाउ टू मार्केट, और कंपनी ना सही तरीके से मार्केट कर रही है टू द जेनजी, टू द मिलेनियल्स, नॉट द ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद अगर आप 3 व्हीलर्स में देखोगे तो एक क्लियर लीडर है ईवी में, ठीक है, नंबर 1 प्लेयर है ईवी इन इंडिया। उसके बाद पूरे ईवी स्पेस में दे हैव 60% मार्केट शेयर। हाँ, अब अगर मैं पैसेंजर व्हीकल्स की ईवी में देखूंगा, टाटा मोटर्स इज द लीडर। बट अगर मैं पूरा ईवी पे दूंगा, इसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर सब कुछ आते हैं, तो महिंद्रा इज द लीडर विद 60% मार्केट शेयर। एंड और नंबर्स की बात करोगे, इनका वॉल्यूम सर 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। दिस इज अ वेरी गुड साइन। और रेवेन्यू भी आप देखोगे, इट इज एट अ सुप्रीमली गुड पेस। ROE इनका 19.9% तक आ गया है, इनका EPS 92 तक आ गया है। The growth they are showing on a consistent basis they are showing is truly incredible. हम सबने सुना है, बताऊं कि when XUV 700 came, it became the fastest selling SUV. फिर Scorpio N came, it became the fastest selling SUV. और ये आपको डेटा दिखा रहा है, इनकी एवरेज मंथली बुकिंग्स 50,000 पर मंथ की है। गाड़ी की 50,000 बुकिंग्स हो रही है 50,000 पर मंथ। इनकी डिलीवरी एवरेज हैज इंक्रीज टू 40,000 पर मंथ। और इनकी टोटल ओपन बुकिंग्स 1 फरवरी 2024 से जो इनकी ओपन बुकिंग्स है, जिनको अभी डिलीवर करना है, हाँ इसमें कैंसिलेशन हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो डिलीवर करना है दैट इज 2,26,000 कार्स। इतनी बुकिंग हो चुकी है। लुक एट द कार पोर्टफोलियो, इट इज अमेजिंग। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एवरीवन वांट्स टू बाय एन SUV दिस डेज। सबको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, और जब कोई सोच है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज वन ऑप्शन जो उसके प्लेट में होगा ही होगा। अब जाते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 17%. Profit growth for the past 3 years has been incredible, 143%. ROE is 18.1%. ROCE is 12.7%. हाँ, डेट इक्विटी इसका बहुत ज्यादा है, which is 1.65 times, which is extremely high according to my standards. But I am invested in this company, और अगर मुझे 1 लाख रुपए मिलते हैं, मैं इस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करता for the coming 2-3 years, because the structure is such, the situation is such. आप एक बार खुद रिसर्च करना महिंद्रा में ना, आपके मुंह से खुद पाई निकलेगा। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और ये ना एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है कि गोयला आपको रीच आउट करे कि देखो यार, हमें जेन्युइनली आपकी हेल्प चाहिए चैनल पे। वी रियली नीड यू टू लाइक द वीडियो सो दैट यूट्यूब एल्गोरिथम इस वीडियो को पुश करे। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैंने क्या बोला था कि आप बस मेरी सारी वीडियोस देख लो पूरी एक बार, बट दिक्कत ये कि एल्गोरिथम आपको दिखाई नहीं रही वीडियोस, तो प्लीज बी श्योर आप बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करो सो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और बस गोयला की सारी वीडियो हफ्ते में 3 आती है, वो देख लोगे ना, 2-3 महीने में आप किस लेवल पे पहुंच जाओगे, यू कांट इवन इमेजिन। अब थर्ड कंपनी इतनी मजेदार है और इतनी पावरफुल है, मतलब गवर्नमेंट के कितने इनिशिएटिव्स में ये एक कंपनी को 50 चीजों का बेनिफिट मिलेगा, जो 50 चीजों के कॉन्ट्रैक्ट देगी, बट इसके बारे में कोई बात करता नहीं है, ओनली बिकॉज शायद स्टॉक थोड़ा महंगा है इसका। और वो कंपनी है सीमेंस। ट्रस्ट मी, सिर्फ एक वीडियो में मैं
सीमेंस को प्रॉपर्ली समझा भी नहीं पाऊंगा कि इस बिजनेस कितना बड़ा है और उसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दिस बिजनेस इज अमेजिंग, मतलब एक बार आप इसको पढ़ना, वेल रेप्यूटेड बिजनेस है। इनकी जो मेन टेक्नोलॉजी सपोर्ट आता है वो आता है सीमेंस एजी से, जो जर्मन बेस्ड कंपनी है, इट्स अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब सीमेंस क्या क्या करता है? सबसे पहले डिजिटल इंडस्ट्रीज में, है ना, अब एक्चुअली वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे कंपनीज को एंड टू एंड सोल्यूशन मिलता है, पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन मिलता है थ्रू सीमेंस, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, R&D लैब्स टू द नेक्स्ट लेवल। उसके बाद इनका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस कर रही है। सीमेंस की स्पेशलिटी होता है किसमें? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, या पूरे शहर की प्लानिंग हो, मतलब फ्रॉम द एकदम खाली ग्राउंड को शहर बनाना हो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। सीमेंस हैज अ कैपेबिलिटी टू डू दैट, और बहुत कम ऐसी कंपनी है जिनमें इतनी बड़ी कैपेबिलिटी होती है। दे कनेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कस्टमर्स भी थ्राइव करें, वहां पे लोग भी थ्राइव करें, गवर्नमेंट भी थ्राइव करे, एनवायरमेंट भी थ्राइव करे, उस टाइप पे बनाते हैं। ऑलरेडी इनको गवर्नमेंट से काफी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। उसके बाद मोबिलिटी की बात करूं, दे आर एक्सपर्ट्स इन रेलवे ट्रैवल एंड रोड ट्रैवल, और रेलवे मिनिस्ट्री इतना इंडियन रेलवेज पे आगे बढ़ा रही है, वो हम सब ने सुना हुआ है। सीमेंस, माय फ्रेंड, विल हैव अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन इट, बिकॉज़ दे आर नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर मोबिलाइजिंग मोबिलिटी ऑपरेटर्स अराउंड द वर्ल्ड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। अगेन आई एम टेलिंग यू, इस कंपनी को मुझे पूरा इन डेप्थ जाने में, हर बिजनेस का वो समझाने में बहुत टाइम लगने वाला है। एंड आई हाईली इंकरेज यू कि इस कंपनी को एक बार खुद जरूर देखना, फिर आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। इस कंपनी के फाइनेंशियल आते हैं, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years 22%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years 36%, ROE is 15.40%, ROCE is 20.7%, and debt equity ओनली 0.01। प्रैक्टिकली मान लो डेट है ही नहीं। ये है कंपनी का ग्राफ। इस वीडियो के लिए तो मैं स्टॉक आपको बता ही रहा हूँ, 1 लाख का पोर्टफोलियो होगा, हाउ आई डिजाइन इट, बट पर्सनली मैं स्टॉक में इन्वेस्टर हूँ एंड आई नेवर वांट टू सेल दिस स्टॉक the entirety of my life. I'm so optimistic in this. Fourth company वो कंपनी है जो actual terms में आप बोल सकते हो कि अभी ये कंपनी undervalued है to get into this. ये कंपनी है, एक्चुअली कंपनी नहीं, बैंक है, एंड दैट टू इंडियाज बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। मैं बात कर रहा हूं अबाउट, आपको पता है सर, HDFC, अपना HDFC। यस, HDFC वही बैंक जिसमें किसी न किसी का अकाउंट तो होगा ही आपके परिवार में, या हो सकता है आपके पास है, आपके पास HDFC का कार्ड हो, कुछ ना कुछ तो HDFC से सबका रिलेशन रहता ही है। दैट ऑफ अ बिग बैंक इट इज। अब HDFC रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है, स्टॉक की हालत बुरी हो गई है, पिट गई है। पर्सनली HDFC में इन्वेस्टर हूं, मैं भी 10-12% HDFC में इजीली डाउन, बट क्या मैं इसको बेच दूंगा? नहीं। अब अगर आप इसको सबसे पहले PE देखो, HDFC की PE हैज बीन द लोएस्ट सिंस 2009। कभी इतनी लो PE में ये स्टॉक मिला ही नहीं है। एंड द ओनली रीजन आप देखोगे ना, ये स्टॉक जो गिर रहा है, ये इसलिए हुआ था बिकॉज HDFC बैंक कंबाइन हो गए। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस ने HDFC में भी स्टेक होल्ड कर रखा है, HDFC बैंक में भी कर रखा है। अब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट एक रूल है कि एक म्यूचुअल फंड हाउस एक स्टॉक में 10% ज्यादा होल्डिंग कर सकता है, या 20% शायद, आई थिंक 10% है। तो म्यूचुअल फंड्स की 2 अलग स्टॉक्स की होल्डिंग एक हो गई, तो ऑफ कोर्स उनकी होल्डिंग बहुत ज्यादा ऊपर चली गई देन द परमिसिबल लिमिट, एंड दैट इज व्हाई HDFC में बहुत मास सेलिंग हुई है। और ये मैं आपको सी प्रूव करता हूं, बिकॉज जो HDFC के अभी Q3 के रिजल्ट्स आए थे, राइट, वहां पे HDFC ने 34% जंप मारा था नेट प्रॉफिट्स में। 34% जंप, मतलब इट एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस व्हाट इन्वेस्टर्स वर थिंकिंग। उसके बावजूद वो स्टॉक पिट गया है। मेन रीजन नहीं है बिकॉज सेलिंग का अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है। एंड यार फंडामेंटली तो बिजनेस स्ट्रॉन्ग है ही है। लॉन्ग टर्म में कोई बिजनेस फंडामेंटल्स को ही फॉलो करता है। आप यहाँ पे सर, और आप देखिए यहाँ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लुक एट दिस, डबल डिजिट ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। इनका इंटरेस्ट इनकम में इनकी डबल डिजिट ग्रोथ हो गई है। और अगर आप ग्रॉस एडवांसेस की बात करोगे तो दे हैव आल्सो इंक्रीज बाय 4.9%। हाँ, इट इज नॉट द सेम वे दैट वी वुड वांट HDFC टू इंक्रीज, जिस लेवल पे ग्रो कर रहा है, बट 4.9% compared to other banks is still very healthy. Again, seeing the level that HDFC is already performing at. और आप सर एक बार NPS देखो, it is one of the minimum in the entire Indian banking industry. इसका मतलब ये दिखाता है कि या तो ये लोन्स बड़े तमीज से देते हैं, दूसरा इनकी एसेट क्वालिटी अच्छी, जिनको लोन्स दे रहे हैं ना वो लोग तगड़े हैं। अब जब भी बैंकिंग सेक्टर की बात होती है ना, मेरा हमेशा होता है कि बैंक्स आजकल किस पे कम्पीट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे कम्पीट कर रहे हैं या फिर ब्रांचेस में, क्योंकि हर बैंक वो एनुअल रिपोर्ट में टेक्नोलॉजी हमारी ऐप आ गई है, इस ऐप में सब हो जाएगा, वही सब कर रहे हैं। और ऐप, लेट्स बी ऑनेस्ट, एक पॉइंट पे सब सेम ही है, राइट। बाद में रियलाइज कि जब तक बैंक की ब्रांचेस ना हो ना,
कोई ऑनलाइन खुलवाता। ये एक्चुअली पूरे एक आईसीआईसीआई बैंक के प्रोफेशनल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि दे हैव फाउंडेड दैट इन अ स्टडी कि जिस एरिया में वो आईसीआईसीआई की नई ब्रांच खोलते हैं उस एरिया में ऑनलाइन अकाउंट्स खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज आदमी होता है ना, चलो यहाँ पे एक बैंक दिख रहा है मुझे, ब्रांच दिख रही है, यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। एक इंडियंस की मेंटालिटी अभी भी है दैट वी वांट अ ब्रांच, जा सकता हूँ, तो मैं उस ब्रांच को खोलने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल। कीपिंग दैट इन माइंड, एचडीएफसी 1000 ब्रांच और खोल रहा है इन 2024। इनका ब्रांचेस का एक्सपेंशन का मोड बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स फॉर मी दिस इज अ वेरी मेजर पॉइंट फॉर देम। इसके बाद जब आप इनकी सीईओ की बात सुनोगे विच इज मिस्टर श्रीधर जगदीशन, ये बोल रहे हैं कि सबसे पहली चीज एचडीएफसी में रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी। एचडीएफसी में अब दे विल नॉट प्राइमरली जस्ट लुक टू गो एंड फाइंड न्यू कस्टमर्स, नहीं। अब इनका प्राइमरली मोटिव क्या होगा, प्रायोरिटी में रिलेशनशिप बिल्डिंग। इसलिए हम देखा होगा एचडीएफसी में आपका अकाउंट है, किसी आरएम ने आपको कॉल कर दिया होगा, सर आप कैसे हो, क्या है, एंड नॉट अ प्रॉपर लाइक सेल्स कॉल, बट एक रिलेशनशिप बनाना, आपकी नीड समझना और फिर आपको और प्रोडक्ट्स पिच करना। उसके बाद एचडीएफसी मैनेजमेंट तो इतनी स्ट्रांग है, बोल रहे कि अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ प्रोजेक्ट जिसमें इंडिया है, जो इकोनॉमिक स्कोप है, ये हर 4 साल में एक नया एचडीएफसी खड़ा कर देंगे। मतलब जस्ट इमेजिन, ये बोल रहे हैं कि हर 4 साल में वी आर गोइंग टू ग्रो बाय 100%। That is what they're talking about. And for me, the favorite thing जो HDFC management बोल रही है that we are a technology company that happens to do banking. And for me, this is the thing because banking is now completely tech. जो बैंक अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है, मेरे हिसाब से वो बैंक is outdated. And HDFC, if it comes with tech and that too some of the best tech that's available, sitting at this level, I don't see HDFC going anywhere. ये है, देखो ग्राफ आपको दिख रहा है अभी ना एक बहुत टाइट रेंज में, बट आई वुड इन्वेस्ट हियर। यार यही गोयला की दिक्कत है, ये साला इतने महंगे स्टॉक्स बताता है यार, कुछ अच्छे बजट फ्रेंडली स्टॉक्स बताओ ना। देखो यार, when I choose a stock for myself ना, मैं प्राइस ऑफ द स्टॉक नहीं देखता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि वैल्यू कितनी उससे जनरेट हो रही है। बिकॉज थिंक अबाउट इट, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास एक क्वांटिटी है या एक स्टॉक की 50,000 की क्वांटिटी आ जाए, मुझे क्या है, मुझे प्रॉफिट लेके निकलना है। और इन स्टॉक्स में मुझे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है। एंड अगेन, अगर आपको सस्ते स्टॉक्स चूज करने हैं, मैंने उनको भी बहुत कवर करने की कोशिश की है, आप वीडियोस को देख सकते हो। बट यार मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि डोंट जज अ स्टॉक बाय इट्स प्राइस, उसको उसकी सिर्फ वैल्यू से तोलो। सर वैल्यू ही मिलेगी आपको। और जो 5वीं कंपनी है ना, वो भाई ऐसी कंपनी है जिसके लिए आई विश आई हैड एक्स्ट्रा फंड, मैं घुस जाता इस कंपनी के अंदर, आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, बट वही फंड्स का इशू आ रहा है मुझे। और ये कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो, LNT, एक मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट। मतलब अगेन लाइक सीमेंस, देयर आर ओनली फ्यू कंपनीज जिनका बिजनेस इतना डाइवर्स है, इतनी सारी चीजें कवर करने को, दैट LNT को तो शायद मुझे 1 घंटे की वीडियो करनी पड़ जाए टू जस्ट कवर द स्कोप एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ LNT। दिस बिजनेस इज सो स्ट्रॉन्ग। तो LNT ओवरऑल आपने देखा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में है, हर जगह ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, टेक्नोलॉजी में है, ग्रीन हाइड्रोजन में आ गया है। ये EPC प्रोजेक्ट्स में आता है, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। वही जो मैं आपको सीमेंस ने बताया था कि पूरे बंजर जमीन है, उसमें कैसे शहर बनेगा, उसमें मटेरियल लाना, कंस्ट्रक्ट करना, प्लान करना, लेयर्स की प्लानिंग जो होती है, वो सब LNT करता है। LNT सर इज एन end-to-end एक्सपर्ट, और उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। आप इनके नंबर्स देख लीजिए, इनके ऑर्डर इनफ्लोज आप देखोगे तो 9M FY24 मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 के पहले 9 मंथ में 2,30,662 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग है, विच इज 46% ईयर ऑन ईयर। इसमें से इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं ऑफ 1,37,000 करोड़। तो इंटरनेशनल ऑर्डर्स 60% है। और अभी तो सर इंडिया में ऑर्डर्स आएंगे, अभी तो इंडिया में ग्रोथ होगी, अभी तो एक्चुअल स्टार्ट होने वाला है। वी आर जस्ट स्टैंडिंग एट द टिप। उसके बाद आप ऑर्डरिंग प्रोस्पेक्ट देखिए, Q4 FY24 में 29% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और Q4 FY24 में इट स्टूड एट 6,27,000 करोड़। 6,27,000 करोड़, जहां पे जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है उसमें थे 4,10,000 करोड़, और हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में थे 1,70,000 करोड़। और यही इसी ऑर्डर बुक पे इनकी मैनेजमेंट ये बोल रही है दैट दे आर एक्सपेक्टिंग 20% से ज्यादा ग्रोथ होगी इन FY24 एंड EBITDA मार्जिन होंगे 8.25 to 8.5 के बीच में। और ये कंपनी जो टॉल क्लिप्स करने की पोजीशन में है सर, ये कंपनी LNT है। इनके पास वेल डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इनके पास ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। फिर रिमेंबर ग्रीन हाइड्रोजन वीडियो में थी, उसमें भी LNT का नाम लिया गया था बिकॉज दे आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 8%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 2%, ROE is 11.7%, ROCE is 9.6%, and debt equity इतना अच्छा नहीं है, it is 1.56। वही debt equity ज्यादा है, but the business they are in, it's capital intensive,
और जिस लेवल पे ऑर्डर बुक्स हैं, इट डजंट सीम दैट डेट इक्विटी सीम्स टू बी अ मेजर चैलेंज फॉर देम, एंड दैट इज व्हाई L&T, look at the graph. So in conclusion, मेरे पास अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करना है आने वाले 2-3 साल के लिए, मैं 30% अपना पोर्टफोलियो को डालता इन इंडेक्स ETF में एंड 70% मैं पोर्टफोलियो पार्क करता इन स्टॉक्स में. आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में बता दो. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.